हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। मैं आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट जो है 3:30 बजे अपने टेस्ट को दिए होंगे। तो किसका कितना सही हुआ बहुत कम स्टूडेंट हमें बताए हैं, और सारे स्टूडेंट जो नहीं बताए हैं वो अपना मैसेज करके हमें बता देंगे कि जो है उसका कितना नंबर आया है। तो हम अपने क्लास को आज का स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो देख रहे थे ज्योग्राफी का वो है चैप्टर सेकेंड। क्या देख रहे थे? चैप्टर सेकेंड कृषि को हम लोग देख रहे थे, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग कल के क्लास पे किए थे। कल का क्लास सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप सभी जो है अगर कल के क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो एक बार जाके उस वीडियो को देख ले, और पूरा वीडियो को देखेंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और क्लास अच्छा लगा तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देंगे। साथ में अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग के स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा है, आप लोग उस नंबर पर मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और ये हमारे कृषि चैप्टर का लेक्चर 3 है जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं, और ये आज आपका लास्ट क्लास होगा हमारे इस चैप्टर का, कृषि चैप्टर का। ये हमारा आज का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हम लोग आज की क्लास को अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज जो सबसे पहले देखेंगे वो है हम लोगों का फसल प्रारूप। क्या देखेंगे? मुख्य फसल। फसल प्रारूप हम लोग कल के क्लास में देख चुके थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो है मुख्य फसलें भारत के। तो भारत जो है कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। प्रमुख कारक है वर्षा की मात्रा, मिट्टी के प्रकार, कृषि पद्धति विविधता आदि। जो भारत में जो कृषि की विभिन्नता है उसका मुख्य कारण है वर्षा की मात्रा, यहाँ जो मिट्टी जो पाया जाता है, मिट्टी के प्रकार, उसके बाद कृषि पद्धति, उसके बाद विविधता। ये सब जो है भारत में मुख्य फसलों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो इसके फसलों भारत में जो है विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाई जाती है, जिसमें धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन पे फसल, रेशे की फसल उपजाऊ आदि है। तो भारत की मुख्य फसलें क्या सब है? धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, पे फसल, रेशे की फसल उपजाऊ आदि है। तो ये सब जो है हम लोगों का जो यहाँ जो वर्षा होती है, वर्षा की जो मात्रा है और मिट्टी के जो प्रकार है, ये सब जो है इसके प्रमुख कारक है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। तो हम लोग विभिन्न प्रकार की फसलें में सबसे पहले देखेंगे धान, जिससे हम लोग चावल बनाते हैं। तो हम लोग चावल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है? चावल। तो चावल जो है दोस्तों, चावल दोस्तों यहाँ की प्रमुख खाद्य पदार्थ फसल है। चावल क्या है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। चावल पर क्या करती है? चावल पर जो है अधिकांश जनसंख्या चावल पर निर्भर करती है। तो चावल हमारे यहाँ का प्रमुख खाद्य फसल है, और इस पर जनसंख्या कितनी निर्भर करती है? इस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में, कितना परसेंट? संसार में जितना चावल जाता है उसका 22% जो है अकेला भारत उसका व्यापक मतलब बेचने वाला देश है। तथा यहाँ कुल कृषि भूमि का 23%, यहाँ जो जितनी भूमि है कुल कृषि के, उसमें 23% भूमि पर जो है हमारे यहाँ चावल की खेती, मतलब धान की खेती होती है। तो विश्व का कितना परसेंट चावल क्षेत्र भारत में? तो विश्व का 22% क्षेत्र जो है भारत में है, तथा यहाँ की कुल कृषि भूमि का 23% जो है वह चावल में है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चावल जो है कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दिशा निम्नलिखित है। तो हम लोग चावल जो है कहाँ उपजाएंगे? इसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक दिशा है। इसके लिए तापमान, जो चावल उत्पादन के लिए जो हमारा तापमान है वह उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसा फसल है? कि चावल जो है हमारा उष्णकटिबंधीय फसल है, और इसके लिए कम से कम 24 सेंटीमीटर तापमान की आवश्यकता होती है। कितनी? 24 सेंटीमीटर तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय इसको 21 डिग्री और बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस, और पकते समय जो है 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो आप लोग फिर से समझेंगे, चावल जो है हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है चावल पर। उसके बाद विश्व का 22% चावल क्षेत्र कहाँ है? भारत में है, तथा यह कुल कृषि भूमि का 23% है। चावल कितनी कृषि भूमि का 23% है? तो चावल जो है कुल कृषि भूमि जितना है उसका 23% हम लोग चावल की खेती करते हैं। उसके बाद चावल की कृषि के लिए अनुकूल दिशाएं निम्नलिखित। पहला उसका टेम्परेचर है। तो ये चावल जो है उष्णकटिबंधीय फसल है,
इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की आवश्यकता होती है। और इसको जिस समय बोया जाता है चावल को, दोस्तों धान को जिस समय बोया जाता है उस समय टेम्परेचर हमारा किस डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? जब वो तापमान बढ़ता है तो उसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस, और जब वो पकने लगता है तो उसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ये तापमान रहा। अब हम लोग वर्षा समझते हैं। पहले दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि आज आपको इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में ठीक रहेगा। तो आप लोग पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, जो आप लोगों को मैंने पहला स्लाइड बताया था। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मुख्य फसल जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये दोस्तों कुछ रीजन के कारण जो है आज आप लोगों को जो इसका पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेरा पीडीएफ कन्वर्टर मेरे लैपटॉप से उड़ चुका है, तो इसको पीडीएफ कन्वर्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोगों को नोट्स बन जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आप लोग इस स्लाइड का जो है स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें हम लोग चावल का मुख्य फसल डाले थे। इससे तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बनता है, जैसे 20 का 22% चावल क्षेत्र भारत करता है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जहां भी परसेंटेज दिया हुआ है। आपसे पूछ देगा चावल कहाँ उपजाया जाता है, तो चावल जो हमारा उष्णकटिबंधीय फसल है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स तैयार कर ही लेंगे। तो हम लोग अब बढ़ते हैं वर्षा की तरफ। जिसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो वो हमें मैसेज कर देंगे, तो मैं उसका जो फोटो कैप्चर करके आपको भेज दूंगा। तो हम लोग अब समझते हैं वर्षा। चावल की खेती में कितने परसेंट जो है वर्षा की आवश्यकता होती है? तो चावल की खेती में जो दोस्तों 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की खेती में कितने परसेंट वर्षा की आवश्यकता होती है? तो चावल की खेती में 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद जहां कम वर्षा होती है वहां जो है सिंचाई करके इसकी खेती की जाती है। उसके बाद मिट्टी। तो चावल की खेती में किस प्रकार की मिट्टी हमारे लिए आवश्यक है? तो चावल की खेती के लिए जो है अत्यंत जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी की। इसकी मिट्टी जो है चिकना युक्त दोमट मिट्टी होना चाहिए। कैसी? चिकना युक्त जो है दोमट मिट्टी होना चाहिए, ताकि पौधे की जड़ अच्छी तरह से विकसित हो सके। तो चावल की खेती में किस प्रकार की मिट्टी आवश्यकता होती है? चावल की खेती में जलोढ़ मिट्टी आवश्यकता होती है। उसके बाद श्रम दोस्तों, इनकी जो है कृषि जो है अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। धान में जो है चावल की खेती के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी से लेकर रोपण कटनी तक कार्य में मानव श्रम द्वारा ही संपादित होती है। ये सभी सारे काम जो हमारे जो है भारत में मानव करते हैं। तो ये हमारा हुआ चावल का। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा गेहूं। क्या पढ़ेंगे? गेहूं। तो चावल के बाद जो है गेहूं हमारे देश की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कैसी है? चावल के बाद जो है गेहूं हमारे दूसरी खाद्यान्न फसल है। उसके बाद भारत विश्व का करीब 10% गेहूं उत्पादन करता है। भारत विश्व का कितना परसेंट गेहूं उत्पादन करता है? भारत विश्व का करीब 10% गेहूं उत्पादन करता है। उसके बाद चावल की कृषि के लिए अनुकूल भूमि दिशा निम्नलिखित है। तापमान जो है पकते समय से खिली धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं की खेती जिस समय पकती है तो उस समय जो है इसको खिली धूप की आवश्यकता होती है। उसके बाद वर्षा। उगाने के लिए समान रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए जो वर्षा होती है उसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा उसके लिए काफी है। उसके बाद 100 सेंटीमीटर से जहां अधिक वर्षा होती है वहां जो है इसकी खेती नहीं की जा सकती है। जिस क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां जो है गेहूं की खेती नहीं की जा सकती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में धान की खेती की जा सकती है, लेकिन गेहूं की खेती नहीं की जा सकती है। तो आप लोग अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। आप लोग इसका नोट्स तैयार करना, क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल में। और दोस्तों आप लोगों को एक बार मैं सजेशन कर देता हूं कि आप लोग जो है अपने भूगोल बुक के पेज नंबर 138, 139 में जितने भी फसल के नाम दिए हुए हैं, जितने भी जो है आपके खाद्य पदार्थ के नाम दिए हुए हैं, आप सभी जो है सबको पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सारा आप लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगा। सिर्फ आप लोग जो है इसको अपने, अगर आपके पास बुक है तो आप लोग बुक से देख इसको पढ़ लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो मैं आशा करता हूँ आप सभी जो है जितने भी दिए हुए हैं, जैसे में हमारा हुआ चावल हुआ प्रमुख फसल, तो उसके बाद जैसे गेहूं हुआ, उसके बाद दोस्तों हमारा है मोटी अनाज।
तो अब हम लोग समझेंगे मोटे अनाज। तो ज्वार, बाजरा और रागी देश की मोटे अनाज है। कौन कौन मोटे अनाज है? ज्वार, बाजरा और रागी जो है देश के मोटे अनाज है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन? ज्वार, बाजरा और रागी, ये सभी जो है देश के एक मोटे अनाज है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारा ज्वार। तो भारत में गेहूं और चावल के बाद सबसे पहले जो है ज्वार की सबसे प्रमुख खाद्य पदार्थ है। किसके बाद? गेहूं और चावल के बाद जो है हमारा ज्वार सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह महाराष्ट्र है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ये सभी आप लोग याद कर लेंगे कि ये सभी जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार-बार एग्जाम में पूछता है कि ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, जो 51% ज्वार पैदा करता है। महाराष्ट्र कितना परसेंट ज्वार उत्पन्न करता है? तो वह है 51%। उसके बाद इसके और अन्य उत्पादक देश है, वो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है वो अन्य उत्पादक देश है। तो ये हमारा ज्वार का रहा। अब हम लोग हमारा जो है नेक्स्ट मोटे अनाज में वो है बाजरा। क्या है? बाजरा। तो भारत में जितनी भी कृषि की भूमि होती है उसमें 7% भूमि पर उगाया जाता है। कितने परसेंट भूमि पर? 7% भूमि पर जो है हमारा बाजरा की खेती होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट छूट गया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा और आप लोगों को ये नोट्स तैयार करने में अच्छा रहेगा कि मोटे, ये क्वेश्चन आप लोगों के बुक में भी है कि भारत के किन्हीं 3 मोटे अनाज को लिखिए। तो आप लोग लिख देंगे मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी, ये सभी जो है हमारे देश के मोटे अनाज में गिनती आते हैं। तो मोटे अनाज में क्या सब? तो ज्वार है। ज्वार जो है सबसे प्रमुख राज्य, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो महाराष्ट्र, जो 51% ज्वार पैदा करता है। अब हमारा है बाजरा। तो बाजरा जो है कृषि की भूमि पर कितने परसेंट भूमि पर उगाया जाता है? तो बाजरा जो है 7% भूमि पर बाजरा की खेती की जाती है। उसके बाद इसके लिए बलुआ या उथली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपयोगी है। कैसी मिट्टी बाजरा के लिए उपयोगी है? तो इसके लिए बालुआ और उथली काली मिट्टी जो है इसके लिए बहुत बड़ा आवश्यकता है। उसके बाद बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। कौन सा है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है हमारा गुजरात है, जो 24% उत्पादक करता है। बाजरा का कितना परसेंट उत्पादक गुजरात करता है? तो 24%। उसके बाद हमारा है राजस्थान 20% करता है, उत्तर प्रदेश 13% करता है और महाराष्ट्र हमारा 10% बाजरा की खेती करती है। तो सबसे बड़ा बाजरा का उत्पादक कौन है? तो सबसे बड़ा बाजरा का उत्पादक जो है हमारा वो है गुजरात। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। उसके बाद हमारा है दोस्तों रागी। उसके बाद हमारा क्या है? रागी। तो रागी भी शुष्क प्रदेश की फसल है। रागी किधर की फसल है? तो रागी जो है हमारा शुष्क प्रदेश की फसल है और इसका प्रमुख सबसे बड़ा राज्य है वो है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक जो है रागी फसल का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। तो सबसे पहला कर्नाटक है, उसके बाद क्या है? रागी फसल उत्पादन करने के लिए। उसके बाद रागी फसल उत्पादन करने के लिए हमारा तमिलनाडु है। रागी किस प्रदेश की फसल है? तो रागी जो है हमारा शुष्क प्रदेश की फसल है। उसके बाद दोस्तों रागी की जो और जगह खेती होती है वह है हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी महत्वपूर्ण फसल के रूप में उगाई जाती है। तो रागी कहाँ की? रागी जो है किस प्रकार की फसल है? तो रागी शुष्क प्रकार की फसल है। उसके बाद हमारा आता है मकई। तो मकई भी एक प्रकार के मोटे अनाज के रूप में आते हैं, जिसकी भी गिनती मोटे अनाज के रूप में आती है। ये भोजन और मनुष्य के भोजन एवं पशुओं के चारा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें ग्लूकोज तथा मर्ण दोनों होता है, इस कारण ये जो है पशु को खिलाने में ज्यादा उपयोगी होता है। उसके बाद ये जो है एक खरीफ प्रकार की फसल है और मकई का जो टेम्परेचर होता है वह 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसकी खेती की जाती है और इसके लिए जो वर्षा होती है वह है 75 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपके जो बुक में है वो और प्रकार की कुछ दिए हुए हैं, जैसे मकई हुआ हमारा, उसका दालें हुआ, ये सब आप लोग अपने बुकों से पढ़ लेंगे। दालें हुआ, उसके दोस्तों हमारा हुआ गन्ना, उसके बाद तिलहन, मूंगफली, ये सब जो आती है सबकी जो खेती आप लोग अपने बुकों से पढ़ लेंगे। ये जो है आपके भूगोल बुक में चैप्टर नंबर 140 में ये सारी चीजें दिए हुए हैं। तो आप लोग जो है एक बार अपने बुक में 138 पेज के बाद जितने भी फसल के नाम दिए हुए हैं 138 के बाद आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि यह सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें जो है गन्ना कितना डिग्री टेम्परेचर पर उगता है, उसके कितना डिग्री वर्षा की आवश्यकता होती है, ये सभी जो आपके बुक में दिया हुआ है
आप लोग ये सभी की तैयारी अपने बुक से कर लेंगे, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। ये हमको बताना इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैं आप लोगों को इसको छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग जो इसके बुक से अपनी तैयारी कर लेंगे, किससे, बुक से एक बार पढ़ लेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आप लोग अपने बुक से इसको पढ़ लेंगे, ताकि आप लोगों को एक बार अपने दिमाग में आ जाएगा और आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद हमारा है कॉफी। तो कॉफी एक प्रकार का पेय पदार्थ है। कॉफी के 3 प्रमुख किस्में जो है किस्में होती है। पहला हमारा होता है अरबिका, दूसरा होता है हमारा लेवेरिका, तीसरा होता है हमारा रोबस्ता। भारत में जो उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी उपजाई जाती है, जिसका पूरे विश्व में मांग है। भारत में जो अरेबिका नाम की जो प्रमुख कॉफी की फसल उपजाई जाती है, ये पूरे देश में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। भारत में यह आरंभ में यमन में लाया गया था और जो इसको पहाड़ी भागों में इसको उगाया जाता है। तो कॉफी जो हमारा किस प्रकार का पेय पदार्थ है, तो कॉफी हमारा एक प्रकार का पेय पदार्थ है। आप लोग इसको अपने बुक से पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा आता है बागवानी फसलें। ये सभी जो है आप लोग अपने बुक से पढ़ के ये सभी को तैयारी कर लेंगे। उसके बाद जितना भी आप लोग को है रेशेदार फसलें, कपास, जूट, रबर और खाद्य फसलें, ये जितनी भी आप लोगों के बुक में दी हुई है, ये सभी आप लोग अपने बुक से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। तो इसके बाद का आप लोग अपने बुक से पढ़ लेंगे। मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। जैसे में है हमारा वर्धन काल। वर्धन काल हम लोग किसको बोलते हैं, तो फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय है। वर्धन काल कैसा है, फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय है। जैसे हमारा रोपण कृषि, तो बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधे को रोपण की पद्धति कहते हैं। तो ये हमारा रोपण हरित क्रांति मैंने आप लोगों को कल के क्लास में पढ़ा दिया था, तो आप लोग उसको पढ़ लिए होंगे। तो हम लोग आज की क्लास को अपना यहीं रखते हैं और इस तरह से हमारा जो है ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो है हमारा कृषि, ये खत्म होता है। तो हम लोग जो है कल से जो है साइंस, कल जो है हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग साइंस पेपर में किसी भी पेपर को, जैसे फिजिक्स हुआ या केमिस्ट्री हुआ, ये दोनों पेपर में से एक को पढ़ेंगे। तो हम आज की क्लास को अपना यहीं रखते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल के क्लास में, जिसमें हम लोग जो है ज्योग्राफी के बहुत सारे सेकेंड चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।